चैप्टर है हमारा A2 का बजटिंग का। तो बजट तो नाम से ही जाहिर है, we used to prepare our budgets of our household budgets also. Our parents, my father used to ask my mother that you need to prepare a budget for the house. And usually we used to prepare budgets also for the country also. You know, after every year there is going to be a budget which is used to come on start of May. बजट अनाउंस होने वाला है। बजट में वी यूज्ड टू प्रिपेयर बजट होता क्या है, इट्स ए फाइनेंशियल प्लान फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 1 ईयर। ठीक है जी, बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द फ्यूचर टाइम पीरियड व्हिच इज नॉर्मली 1 ईयर, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक टर्म्स। इन न्यूमेरिक टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम बजट का नाम जो है वो देते हैं। बजट इज ए प्लान रिलेटिंग टू ए पीरियड ऑफ टाइम expressed in quantitative terms. Quantitative terms का मतलब होता है numeric terms. यानी numerically हम express करते हैं उसको, और future time period के लिए it's a plan which is prepared for future time period, इसको हम express करते हैं quantitative terms में। For example, मैंने अपने wife से कहा कि we are not able to meet our expenditure and हमारे जो monthly expense है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो why not we should prepare a budget. Budget is prepared beforehand for the future time period. That can be for 1 month, that can be for 6 months, that can be for a year also. ठीक है जी, बजट साल के भी 1 साल के भी बनाए जाते हैं। मैंने कहा जी मुझे 1 महीने का खर्चा बता दो कि कितना आता है, यानी हाउ मच एक्सपेंसेस आर वी गोइंग टू इनकर स्पेशली रिगार्डिंग अवर किचन एक्सपेंसेस। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं लिख के दे देती हूँ। तो उन्होंने सारे एक्सपेंसेस मुझे लिख के दिए इन राइटिंग। उन्होंने कहा जी ज़बानी हमारा 1 लाख रुपए खर्चा होता है। मैंने कहा नहीं ज़बानी नहीं चाहिए, मुझे लिख के चाहिए इन राइटिंग। In writing means that it has to be expressed in quantitative terms and numeric terms. वो लिख के दिया, and after 1 month, after 20 days, the amount is not sufficient, and she came back to me again. कि जी पैसे खत्म हो गए, तो हमें पैसे और चाहिए। मैंने कहा भाई बजट आपको बनाया, आपने बजट मुझे बना के दिया था। Now you have to keep yourself within that particular budget. So it is your duty to plan accordingly. If you are not able to meet your expenses or curtail your expenses according to budget, okay, then go for it again. Prepare the next budget again. ठीक है, and do wherever the loopholes were there. ठीक है, उसमें expenses को आप अगर जो नहीं meet कर सके उनको आप बढ़ा दें, बढ़ा के फिर मुझे बताएं कि budget जो है वो कितना है। It means it's not a rocket science. Budget will not give you results right at the beginning. ठीक है जी, it's not a magic bullet. It will take time to provide results for you. मतलब future benefits will come, but after a certain period of time. एकदम बेनिफिट आपको कभी बजट का नहीं मिल सकता। दोबारा जब बजट बनाया तो ऑब्वियसली जो 1 लाख रुपए एक्सपेंस था उन्होंने इसको 95,000 में एक्सपेंसेस को मीट कर लिया। इट मींस उससे क्या हुआ, बजट आर यूज्ड फॉर प्लानिंग, फॉर फ्यूचर प्लानिंग रिगार्डिंग योर एक्सपेंसेस एंड टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। इट इज द टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल बिकॉज़ इट प्रोवाइड्स अ यार्डस्टिक. It provides a yardstick with which the actual results can be compared, and then you can find out why the expense has been charged more than the required amount, and we can find out the reasons behind them, and then we can compare the actual performance with the budget, and then we can go for corrective actions. यार यहाँ पर हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, शायद हम यहाँ ज़्यादा खर्चा ज़्यादा कर दिया, वो चीज़ें बड़ी खराब हो गई हैं, हमें वहाँ पर उसको एक्सपेंस को मीट करना चाहिए था या कम करना चाहिए। इसी तरह मेरे बच्चे थे, मैंने बच्चों को कहा कि आप स्टेशनरी के जो खर्चे होते हैं उसको मुझे बताओ कितने होंगे। बल्कि बीइंग एन academy owner, I just asked my teachers that whatever expenses you are supposed to make for your students regarding your paper work, वो मुझे आप लिख के दे देंगे, आपको फोटोकॉपी के कितने खर्चे होते हैं। मैंने मैथ्स के टीचर को बुलाया, इंग्लिश के टीचर को बुलाया, फिजिक्स के टीचर को बुलाया, सबने कहा जी हमारे इतने खर्चे होंगे। मैंने कहा ठीक है, ये आपके पैसे हम आपको दे रहे हैं, अब आपने अपने खर्चे खुद मीट करने। ठीक है ना, after 15 days if they are going to come back to me, it means that they are not able to keep themselves under the budget or within the limit of the budget. So definitely मैं उनको क्या करूँगा, उनको इस बात पे लाइबल करूँगा कि आपकी जिम्मेदारी थी, responsibility lies on your shoulder. इसका मतलब है budget is also a tool which assigns responsibility to others and which is also यानी performance appraisal भी उसके बेसिस पर दिए जा सकते हैं। स्टाफ की मोटिवेशन और डीमोटिवेशन भी इसकी वजह से हो सकती है। स्टाफ की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए हम बजट यूज कर सकते हैं कि इफ और अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के लिए बजट यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव व्हिच यू आर गोइंग टू अचीव इन द फ्यूचर।
If you are able to achieve the objective, then you are doing good. And if you are not able to achieve the objective, then there is a problem. And the problem needs to be discussed. So objective कैसे? Objective ऐसे कि आपने कहा आप being an employee of the company, I have asked you to, I have given you the assignment that you have to manufacture 10 products. In how much time you need? आपने कहा सर 10 दिन में बना दूंगा. अब 10 दिन में आप नहीं बना सके अगर, तो फिर तो आप बजट को मीट नहीं कर पा रहे ना. तो फिर आप जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल हम आपको नहीं देंगे ना. या हम आपसे सवाल करेंगे कि भाई आप अपना काम जो आपने खुद डिसाइड किया था मैं कर लूंगा, क्यों नहीं कर सकते? Then you are supposed to give reasons for that, and then reasons can be discriminated, हम रीजन को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, सॉरी भी कह रहा हूँ, रीजंस को खत्म करेंगे ना, इवैक्यूएट करेंगे आपको उस प्रॉब्लम से जिसमें आप फंसे हो, ताकि आप विद इन टाइम अपना काम कंप्लीट कर सकें. हम प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करेंगे उससे, ठीक है जी. कंपैरिजन भी होगा, एम्प्लॉय की मोटिवेशन भी होगी. इफ एन एम्प्लॉय इज एबल टू achieve the target, the objective which is given to him according to his capabilities, and he has already taken that objective personally कि हाँ जी मैं कर लूंगा काम ये, तो अगर वो कर लेते हैं तो उसकी मोटिवेशन भी तो है ना. देखिए जी मैंने कहा था करके दिखाया, देखिए अब आप बताएं मुझे आप क्या इसमें बेनिफिट दे रहे हैं. हम उसे कहेंगे कि बेनिफिट तो अभी नहीं दे रहे, हाँ अब आपने इतनी देर में 12 यूनिट आगे दिखाया, लेते चले, फिर हम आपको आपकी 10% सैलरी बढ़ा देते हैं. ठीक है सैलरी बढ़ाता, इंसेंटिव भी हो रहे हैं, प्लानिंग भी हो रही है, कंट्रोल भी हो रही है, कॉस्ट और बिजनेस ग्रोथ भी इसमें आ रही है. तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए होता है. बेसिकली बजट इज ए प्लान, इज ए टूल टू कंट्रोल कॉस्ट. कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए हम यूज करते हैं, कॉस्ट कंटेनमेंट के लिए हम यूज करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं. तो देखिए जी बजटरी कंट्रोल क्या होता है. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल कैन बी नोटेड. एस्टैब्लिश ए बजट और टारगेट परफॉर्मेंस. फर्स्ट क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, टारगेट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते हैं कि आपका ये टारगेट है जो आपने अचीव करना है फ्यूचर में. रिकॉर्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन वी कंपेयर दैट टारगेट परफॉर्मेंस या विद द बजट विल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस के हुआ कितना. ठीक है ना, आपको 10 मिनट्स बनाने को कहा था, आपने 8 बनाए, ठीक है ना. फिर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दैट बजट, कैलकुलेट द डिफरेंस एंड एनालाइज द रीजन फॉर. हम डिफरेंस निकालते हैं, रीजन देखते हैं क्या हुआ था कि बंदा बीमार हो गया था या बाकी उसने प्रॉपर्ली काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, छुट्टियां करता रहा. फिर एक्ट इमीडिएटली इफ नेसेसरी फॉर करेक्टिव एक्शंस टू बी टेकन. ठीक है जी, वहां पे एक बंदे की जगह 2 बंदों की रिक्वायरमेंट थी, हमने एक बंदा लगाया हुआ था जो मशीन ऑपरेट करता और दूसरा काम करता, तो हम वहां पर 2 बंदे एम्प्लॉय कर देंगे. जो भी जैसे एक्शन की जरूरत होगी हम उसको टेकअप करेंगे. तो बजटरी कंट्रोल इस तरीके से हम बजटरी कंट्रोल सिस्टम काम करता है. बजटरी कंट्रोल एक पूरा सिस्टम है कि हम पहले बजट बनाते हैं, फिर उस बजट को टारगेट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं डिफरेंस क्यों पैदा हो रहा है, क्यों वेरिएंस आ रहा है, फर्क क्यों आ रहा है, और फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि उस रीजन को ओवरकम किया जा सके, ताकि हम अपना टारगेट को अचीव कर सकें. अब वो करेक्टिव एक्शन किसी भी जरिए से हो सकते हैं. स्टेजेस इन बजट प्रिपरेशन में क्या होती है, क्रिएटिंग प्लान्स फॉर द फंक्शनल मैनेजमेंट एरिया. फंक्शनल मैनेजमेंट एरिया कौन से होते हैं, जैसे प्रोडक्शन एक फंक्शन है, परचेज डिपार्टमेंट एक फंक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट एक फंक्शन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक फंक्शन है. मार्केटिंग करती है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, कितनी सेल्स हम कर सकते हैं, ठीक है ना. और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताता है कि हम कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वहां पर रॉ परचेज डिपार्टमेंट बताता है कि हम कितना रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितनी हो सकती है, उसके लिए फाइनेंशियल बजट देखना पड़ेगा आपको कि कैश कितना, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है. इट मींस दीस ऑल बजट्स आर बेसिकली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. तो आई विल बेसिकली आस्क ऑल द मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, दे ऑल विल सिट टुगेदर and then we will create our plans which we have prepared for our particular department, and those plans are then coordinated with each other, and then we can finalize okay ये वो ऐसा टारगेट है जो हम लोग सारे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि these all are interrelated with each other. प्रोडक्शन का रिलेशन होगा परचेज के साथ, प्रोडक्शन का रिलेशन होगा सेल्स के साथ. आप प्रोड्यूस तो कर रहे हैं 10,000 यूनिट, मार्केट में डिमांड ही नहीं है आपके यूनिट्स की, मार्केट में डिमांड 6,000 यूनिट्स की, 10,000 बनाने की जरूरत है नहीं, जरूरत है. इवन आपका रॉ मटेरियल पड़ा होगा तब भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेल ही नहीं कर सकते. तो सारे बजट्स में वो कोऑर्डिनेट होते हैं, और इसे हम कहते हैं फोरकास्टिंग भी कहते हैं. अगर फोरकास्टिंग और बजट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है उसको हम डिस्कस करते हैं अभी. ये देखिए जी, फोरकास्ट क्या होता है जी. फोरकास्ट इज द सेम एज ए प्लान, वो भी प्लान ही होता है, बट फोरकास्ट बताता है कि वेयर वी आर गोइंग. बजट कहता है वेयर वी वांट टू गो. फोरकास्ट टेल्स यू वेयर वी आर गोइंग, जहां हम जा रहे हैं.
मतलब फोरकास्ट होता है कि फोरकास्ट इज फोरकास्ट दैट टुमारो इज गोइंग टू रेन इन लाहौर, बट वी वांट दैट रेन शुड कम आफ्टर 3 days, दैट इज द बजट। हम ये चाहते हैं, टारगेट से कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, जबकि फोरकास्ट तो है जो होने वाला है वो पता चल जाए पहले, फ्यूचर। हाँ जी, तो बजट क्या है? फाइनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ योर टारगेट, जबकि वो क्या है? दिस इज योर लेटेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट रियली गोइंग टू हैपन। ठीक है जी, दिस इज टर्म यू हैव एक्टिवली डिसाइडेड अपॉन एंड सेट फॉर योरसेल्फ, इट इज योर इंटेंशन, इट इज योर इंटेंशन, योर पोजीशन बट यू हैव टेकन दैट वी आर गोइंग टू अचीव दिस टारगेट। जबकि ये क्या होता है? इट इज वेयर वी आर going, it is where we want to go. It is normally prepared just once for each financial year. बजट एक साल के लिए क्या होता है? It is mostly prepared every month. फोरकास्ट हम हर महीने कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल बजटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है? This is principal budgeting factor is the factor that limits all the budgets, that creates a constraint on all the budgets. Limiting factor भी उसी से निकला है। तो प्रिंसिपल बजटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है? सेल्स। सबसे पहले if you want to produce anything, so you need to forecast, you need to go for a market research that what is the expected sales volume you are going to achieve, कि भाई सेल कितनी होनी है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने से पहले, परचेज करने से पहले, बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसकी सेल कितनी कर सकते हैं। ठीक है ना? जो एक्सपेक्टेड सेल हम करेंगे उसी के हिसाब से हम बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम खरीदेंगे और उसी के हिसाब से लेबर अप्लाई करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। सबसे पहले हम फोरकास्टिंग करते हैं सेल्स की, और सेल्स कहलाता है प्रिंसिपल बजटिंग फैक्टर। वो पहला प्रिंसिपल असूल है जो तमाम बजट्स को ऊपर कंस्ट्रेंट क्रिएट करता है। उससे पहले हम क्या करते हैं? सेल्स फोरकास्ट करते हैं कि हमारे और उसके लिए क्या करनी पड़ती है? मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करेंगे कि अगर हम इस क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में थ्रो करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग हमारा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में परचेज करेंगे, क्या हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो बजट सेल्स बजट हमेशा फोरकास्ट की। Sales budget is always a forecast. It is not the target which you are going to achieve, because you can't, what should I say? You can't increase your sales or decrease your sales without the expectation of your customers, without the desire of your customers. It depends on the desire of the customer, what kind of quality you are producing, or either they are willing to purchase it or not. तो sales हमेशा forecast की होती है, वो कभी exact नहीं हो सकती, target नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो expectation होती है, हमारी expectation होती है कि कस्टमर कैसे रिस्पॉन्स करेगा आपके प्रोडक्ट पे। लेकिन ये नहीं होगा कि हमारी एक सेल का टारगेट है कि हम इतनी सेल्स करनी है। बिल्कुल, टारगेट सेल्स फोरकास्ट सेल्स ही करते हैं, लेकिन आप तो हमेशा अचीव करने की जरूरी नहीं है, वहीं से तो सारा कुछ शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो फोरकास्ट हम करेंगे सेल्स का, और उसके बाद उस सेल्स के लिए हमें जितना प्रोड्यूस करना है वो दैट इज योर प्रोडक्शन बजट। वो बनेगा पहला बजट आपका कि इतनी सेल्स करने के लिए हमें इतनी गुड्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्शन बजट हम कैसे करते हैं? एक तो यूनिट सोल्ड हम लेते हैं, उस महीने के कितने यूनिट्स कितने बेचना चाह रहे हैं, प्लस उसमें हम करते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? कुशन। कुशन क्या होता है? हम कुशन रखते हैं कि अगर हमारे 100 यूनिट्स बिकते हैं तो 10 यूनिट हमारे पास इन्वेंटरी पड़े होने चाहिए, ताकि कल को हमारी सेल बढ़ जाए तो कम से कम हम 10 यूनिट के साथ उसको ओवरकम कर सकें। वरना दोबारा ऑर्डर देंगे, दोबारा बनाएंगे, वो कब बनेगा, कब हमारे पास आएगा और कब बिकेगा, कस्टमर तो इतना वेट ही नहीं कर सकते। उसे कहते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? यूनिट सोल्ड प्लस बफर स्टॉक, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी। एक्चुअली यूनिट सोल्ड जितने आप समझ रहे हैं कि 100 बिक जाएंगे, और 10% हम कहते हैं कि हमारा बफर स्टॉक होना चाहिए। तो 100 का 10% कितना बनेगा? 10। तो 100 प्लस 10, 110 विल बी योर प्रोडक्शन, शुड बी योर प्रोडक्शन। हम 110 यूनिट्स बनाएंगे, इसमें 100 हम सपोज करते हैं कि वो बिक जाते हैं, और 10 हम अपने पास रखेंगे एज ए बफर स्टॉक, एज ए कुशन, एज ए सिक्योरिटी के हमारे पास इतना यूनिट्स इन्वेंटरी में होने चाहिए कि अगर आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए तो आप उसको इजीली कैप्चर कर सकें या हैंडल कर सकें। ठीक है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल बजटिंग फैक्टर। तो प्रिंसिपल बजटिंग फैक्टर इज दैट फैक्टर दैट लिमिट्स द एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल बजट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The early identification of this factor is important in the budget planning and process because it indicates budget should be prepared, which budget should be prepared first. तो प्रिंसिपल बजटिंग फैक्टर नॉर्मली कौन सा होता है? सेल्स ही होता है नॉर्मली, क्योंकि सेल्स ही बताता है कि हम कौन सा बजट पहले बनाएंगे, प्रोडक्शन, फिर परचेज की बारी आएगी, फिर हमारे पास कैश बजट बनाना पड़ेगा, कैश अवेलेबिलिटी कितनी है, और सारा बनाते हैं। बाकी तो उसने बताया कि मैंने सिंपल सा बताया कि बजटिंग फैक्टर जो है वो कौन सा हम इसमें ले सकते हैं। ये वो डेफिनेशन वगैरह थी सारी मैंने आपको बताई है। आगे वापस चलते हैं स्लाइड्स पे। स्टेजेस इन बजट प्रिपरेशन जो है वो हमारी क्या होती है? सबसे पहले क्या होगा हमारा
प्लानिंग एंड कंट्रोल इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स और ऑब्जेक्टिव आ गया। स्टेजेस क्या है जी? क्रिएट प्लान्स फॉर द फंक्शनल मैनेजमेंट एरियाज एंड कोऑर्डिनेटिंग दोस प्लान्स फॉर फ्यूचर टाइम पीरियड। यानी फंक्शनल मैनेजमेंट एरिया क्या होता है? प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है वो अपने प्रोडक्शन फंक्शन का मैनेजमेंट करता है। प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाकर या सेल्स मैनेजर को बुलाकर या परचेज मैनेजर को बुला के हम कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में कि फ्यूचर में हमारे क्या प्लान है जो हम ऑब्जेक्टिव फ्यूचर में अचीव करना चाह रहे हैं। फिर क्या है? पुटिंग मनी वैल्यूज ऑन सम ऑफ दिस प्लान व्हिच आर एक्सपेंडिचर प्लान्स। जो खर्चों के प्लान है जैसे कि प्रोडक्शन हो गया या परचेज हो गया, उसको हम क्या करते हैं? इसको डॉलर की वैल्यू लगाएंगे ना साथ, यानी पैसों में इसमें देखेंगे कि अमाउंट में कितने बनते हैं, हमारी अमाउंट कितनी बनती है। कैलकुलेटिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस एट रेगुलर इंटरवल्स, स्पॉटलाइटिंग द वेरिएंस अगेंस्ट बजट। एक्चुअल परफॉर्मेंस को फाइंड करेंगे एक साल के बाद, रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है हर साल बाद या हर 6 महीने बाद, और बजट किसे बेस्ड कि हम बजट को अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बजट से कितना डिफरेंस आ रहा है। वेरिएंस होता है डिफरेंस आना। एक्चुअल और बजट में जो फर्क होता है उसको वेरिएंस ही कहते हैं। पढ़ा हुआ है हमने, फैक्टिव ओवरहेड्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, एक्चुअल और बजट के डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं। एंड कम्युनिकेटिंग द वेरिएंस टू द मैनेजर रिस्पांसिबल, और मैनेजर को बताएंगे जो रिस्पांसिबल है कि भाई आपका जो आपने जो बजट बना के दिया था वो हमारे सॉरी आपने जो बजट बना के दिया था वो एक्चुअल रिजल्ट उस जैसा नहीं आ रहा, चेंज आ रहा है। तो आप देखो कि क्या गलतियां हुई आपकी तरफ से। जो रिस्पांसिबल मैनेजर है उसको बताएंगे ना कि आप अपने यूनिट्स आपने कहा था बना के दे देंगे, आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सके अपने यूनिट्स। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने हमें बताया कि भाई मेरा कसूर नहीं है, आपके पास ना रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो विल लुक टुवर्ड्स द परचेज मैनेजर दैट व्हाई इज नॉट एबल टू परचेज दैट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ही इज ऑफ द व्यू कि शायद मेरे को उतना कैश रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं थे दैट कैन लीड अस टू द कैश बजट। कैश क्यों नहीं आ रहा? तो मेरे को हमें लोन ले लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं या और कोई रीजन मोर कैपिटल इंड्यूस कर सकते हैं, जो भी रीजन हमारे होंगे। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल, यानी बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? प्लानिंग एंड कंट्रोल नॉट टू अचीव गोल्स, गोल्स का मतलब टारगेट्स, टारगेट अचीव करने के लिए प्लानिंग और कंट्रोल हम करते हैं, यही मकसद है हमारा बजट बनाने का। कोऑर्डिनेट बजटिंग आल्सो एड्स मैनेजर इन कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट्स सो दैट प्लान्स एंड बजट्स आर बीइंग अचीव्ड। कोऑर्डिनेट बजटिंग, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है मुझे ये बताना पड़ेगा बीइंग ए सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर को हम कितनी यूनिट्स बेचना चाह रहे हैं ताकि वो हिसाब से बना सके, प्रोड्यूस करेगा। वो प्रोड्यूस करेगा तो पता चलेगा वो कितनी परचेज करना चाह रहा है, कितनी क्वांटिटी परचेज करने की जरूरत है जिसमें हमारे पास इतने यूनिट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे रॉ मटेरियल परचेज करने। इसमें क्या क्या चीजें आती है? बहुत सिंपल है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है जी। कम्युनिकेशन, a budget is a communication device because it is a communication device between all the managers of a particular department। मुझे पता चला कि यार क्या कहते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ एग्जांपल कि यार पता नहीं 15 दिसंबर से स्कूल बंद ना हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने फौरन कोऑर्डिनेट किया इरफान साहब के साथ कि बच्चों से फीसें ले लें, क्योंकि अगर ऑनलाइन भी चले जाते हैं तो मैं फिर भी अकेडमी में आके पढ़ाऊंगा, बच्चों को बता दें फीसें ले लें, हम एक क्लास अकेडमी में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, उसमें कोई बॉदरेशन नहीं है। मैंने उसका फीसें पकड़ ले बच्चों से पढ़ा, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन ही हो रही है बेसिकली, क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म देम कि भाई उससे पहले हम अचीव करने टारगेट सकते हैं। कंट्रोल इज द एक्शन नेसेसरी टू अश्योर दैट प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। कंट्रोल तो जरूरी, कंट्रोल वो एक्शन है तो ये बताता है कि आपके प्लान जो आपने प्लान किया और ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कंट्रोल ही बताएगा ना। अगर आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, अगर प्लान अचीव नहीं हो रहे तो आप कंट्रोल और टाइट कर देंगे ताकि प्लान को अचीव, टारगेट्स को अचीव किया जा सके। कंट्रोल करेंगे, टाइट करेंगे कंट्रोल को, यानी यू विल टाइटन योर पॉलिसी। अगर आपके एम्प्लॉइज जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे और वेस्ट कर रहे हैं, मटेरियल वेस्ट हो रहा है, यानी मटेरियल है पूरा, यानी उसके अंदर 10 यूनिट बन सकते हैं लेकिन वो एम्प्लॉइज इतनी कमी नहीं है, वो जाया कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? उनको समझाएंगे, बुलाएंगे, कहेंगे अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने वेस्ट किया तो आपके पैसे काटे जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल ensure that sufficient working capital is available for the efficient operation of the company। working capital का मतलब होता है कैश, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कैश। कैश मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। कंबाइन द आइडियाज ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बजट बनाने के लिए आपको तमाम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के आइडियाज को इकट्ठा करके फिर डिसाइड करना। ये नहीं हो सकता कि आप प्रोडक्शन मैनेजर से कहें, ठीक है ना, कि इतने बना दो, ठीक है ना, और उसको पता भी ना हो और वो कहे कि मेरे पास मटेरियल ही नहीं इतना, हम क्या मुझे बना दो, पॉसिबल नहीं। हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या हो सकता है। वो कहेंगे एम्प्लॉइज मुझे और चाहिए, मेरी लेबर कम है, मुझे स्किल लेबर की जरूरत है, लेबर एफिशिएंट काम नहीं कर रही है, कुछ भी हो सकता है।
show management when action is needed to remedy the situation. Centralized responsibility का मतलब है कि every person will know his responsibility, what is required of him. हर बंदे को पता होगा उससे रिक्वायरमेंट क्या है. मुझे ग्रीन हॉल वाले ने बुलाया कि मैंने कहा सर आप टेस्ट भी लिया करें, आप टेस्ट तो लेते नहीं. मैंने कहा मैं शुरू करता हूँ टेस्ट, ठीक है ना. तो सेंट्रलाइज रिस्पांसिबिलिटी, उन्होंने एक रिस्पांसिबिलिटी साइन की मेरे पर, जो रिस्पांसिबिलिटी मेरी पहले से थी, बट आई वाज नॉट डूइंग दैट. ठीक है, तो इसको सेंट्रलाइज रिस्पांसिबिलिटी का मतलब है हर बंदे को पता चल जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी खुद अपनी जिम्मेदारी क्या है. ठीक है ना. अब ये प्रोजेक्टर मेरी जिम्मेदारी नहीं है. मैंने उनसे कहा कि आप खुद हायर रखेंगे तो बंदा प्रोजेक्टर साइन करता है मुझे, और फिर मैं उसे पढ़ाता हूँ. प्रोवाइड अ यार्डस्टिक अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल रिजल्ट्स में बी कंपेयर्ड. यार्डस्टिक का मतलब होता है कि एक यार्डस्टिक का मतलब होता है कि आपके पास एक टारगेट हो जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को. यानी क्या कहना चाहिए यार्डस्टिक का उर्दू में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो समय यार्डस्टिक को यार्डस्टिक ही कहते हैं, मतलब एक बाउंड्री. यस, एक बाउंड्री आपके पास साइन पता चल गई है कि एक बाउंड्री आपके पास मौजूद है जिससे आप अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं. यानी हमारी बाउंड्री है कि हम 10,000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं. ये बाउंड्री है. अगर 10,000 से ज्यादा बना लेंगे हम, ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा. कम बनाएंगे तो हम कहेंगे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. तो वो यार्डस्टिक का मतलब ये होता है हमने कोई ना कोई टारगेट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं. असिस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ बजट कंट्रोल क्या है जी. द बजट प्लान इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स. बजट व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स. हम एस्टिमेशन ही करते हैं, कभी भी एक्चुअल बजट के बराबर नहीं आता. देयर इज ऑलवेज अ लिटिल डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर बजट्स अगेन एंड अगेन. बट इट इज अ टूल फॉर कंट्रोलिंग, फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल. ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता हम अपने एक्सपेंसेस को, अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर पाएंगे फ्यूचर में. डेंजर ऑफ रिजिडिटी. मुझे एक बंदा पसंद नहीं है जो मैं उसको निकालना चाह रहा हूं, तो मैंने उसको ऐसा बजट दिया कि आपने बेटा इतनी यूनिट बनानी है जबकि वो बना नहीं सकता. इतना काम दे दिया उसको जो कभी कर नहीं सकता. देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ रिजिडिटी के पर्सनल ग्रजेस कैन बी, मैनेजर्स कैन use it for wrong motives, for personal grudges also. तो बजट इज ओनली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट. इट इज ओनली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट. एक टूल है जो कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है. एग्जैक्ट रिजल्ट्स कभी भी ये दे नहीं सकता. मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो देखिए क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा. एक्सपेंसिव टेक्निक है, ऑब्वियसली पेपर वर्क जरूरी है. एक काम से पहले ही हम पहले टारगेट बना के रख रहे हैं, उसके लिए पेपर वर्क, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और पूरा एक टारगेट अचीव करना बनाना पड़ेगा. मैनेजमेंट गिव्स लिप सर्विस ओनली. मैनेजमेंट कह देती है इतने यूनिट बनाने हैं आपके पास. मैनेजमेंट कह देती है कि ये फैक्ट्री मैनेजर को दे दो, ये हमारा प्लान है जो उसे अचीव करना है, विदाउट सीइंग दैट आइदर उसके पास रिसोर्सेज हैं, कैपेसिटी है उसकी, उसके पास एम्प्लॉयज अवेलेबल है उतने. मैनेजमेंट इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो टॉप डाउन बजट होता है ना, टॉप डाउन बजट बनाता कौन है? टॉप मैनेजमेंट. आता कहाँ है? डाउन लेबर, एक्सट्रीम एम्प्लॉइज पे. वो कभी भी अच्छा बजट हमेशा कौन से अच्छे होते हैं? बॉटम अप बजट. बॉटम अप बजट्स क्या होते हैं? व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय द एम्प्लॉइज with the collaboration of the factory manager, and that is the targets which you are going to achieve properly. क्योंकि जो आप मुझे कहोगे कि सर मैं ये 3 सवाल कल घर में करके ले आऊंगा, और मैं कहूँगा यार चलो ठीक है आप करके ले आओ, वो उसका मतलब है कि वो अचीवेबल है. मैंने आपको 10 सवाल दे दिए करने के लिए, आपने कहा सर बड़ा मुश्किल है करना, मैंने कहा मुझे नहीं पता करके लाओ, कभी भी अचीव नहीं होगी. तो too much is expected too soon of budgeting. ये क्या है? Too much is expected too soon of budgeting. Budgeting is not a magic bullet. It will not give you results suddenly. मतलब you won't be able to find out better results out of preparation of budgets in the first year. दूसरे तीसरे साल जाके पता चलेगा कि बजट हमें कितना फायदा दे रहे हैं. पहले साल जब आप बजट बनाओगे, जैसे कि मैंने बताया, आपने एग्जांपल दिए बच्चों की, 10 दिन में उन्होंने पेंसिल पुंसिल तोड़ के मैंने हाथ टुकड़ा दी. पापा हम तो कर नहीं सकते. ये तो गलत बात है, दोबारा लिख के दो मुझे. अब के बाद में पैसे आपको मजीद नहीं दूंगा, तो कंट्रोल होगा ना सर. It is a slow process, but it will give you results, but with the passage of time. So sometimes it is used, it is not known fully or used by for wrong motives. कभी-कभी बजट्स के लिए ट्रेनिंग की जरूरत दरकार होती है, लोगों को समझ नहीं आती इसकी, और रॉन्ग मोटिव के लिए तो मैंने आपको बता दी. स्लैक इन बजटिंग क्या होता है, बीच में छोड़ दिया था. स्लैक इन बजटिंग क्या होता है? शोइंग मोर एक्सपेंसेस देन एक्चुअली इट इज एंड शोइंग लेस इनकम देन एक्चुअली यू आर अर्निंग. एक्सपेंसेस को ज्यादा शो करना, इनकम को कम शो करना. उसमें क्या है? मुझे पता चला कि मैं जो हूँ वो अपने 100 यूनिट्स का टारगेट था. मैंने कहा कि मैं 98 यूनिट्स मैंने बना दी.
लेकिन मैंने उनको मैनेजर को क्या बताया कि सर 95 यूनिट्स हमने बनाए हैं जानबूझ के, तो 95 मिनट 3 मिनट्स मैंने स्टॉक में रखे बस, ताकि मैनेजर को हमेशा पता चले। अगले साल मैनेजर ने मुझे कहा कि यार अब आप 98 माने, मैंने कहा मैं तो पहले 98 माना था। मैंने कहा मैं आपको 99 बना के उसको दिखाया और उससे कहा मुझे इंसेंटिव दो। तो इट इज यूज्ड फॉर रॉन्ग मोटिव्स कि मैंने इंसेंटिव लेने के लिए पहले बात छुपाई। आई हैव शोन एक्सपेंसेस मोर देन व्हाट शोइंग मोर एक्सपेंसेस देन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड शोइंग मोर लेस इनकम देन एक्चुअली व्हाट यू आर। इनकम को कम शो करना एक्सपेंसेस और स्लैकिंग बजटिंग चलता है बजट्स। मतलब इट्स अ वेरी यूज्ड टेक्निक व्हिच इज यूज्ड बाय द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट काम करते हैं just to show their skills, just to show that we are doing the best and nobody can challenge us because हम जो काम कर रहे हैं उससे बेहतर काम नहीं करेगा। उससे क्या होगा कि जब एक्सपेंसेस ज्यादा शो कर रहे हो, एक्सपेंस अगर बढ़ भी जाएगा तब भी हमें मसला नहीं है, हमारा ओनर तब भी राजी है उसको तो पहले ज्यादा शो कर रहे हैं। इनकम हम कम शो कर रहे हैं, थोड़ी सी इनकम ज्यादा शो करेंगे तो खुशी होगा, कम हो जाएगी तो हम पहले कम कर स्लैकिंग से स्लैकिंग। अगर एसेंशियल द फंक्शन ऑफ बजट कमेटी है, इसको देख लेते हैं जी। अब बजट कमेटी क्या होती है? बजट कमेटी इज बेसिकली अ कमेटी व्हिच इज प्रिपेयर्ड एंड हेड बाय द फाइनेंशियल कंट्रोलर। फाइनेंशियल कंट्रोलर इज द पर्सन हु इज बेसिकली द इन चार्ज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ऑल द बजट्स। तो तमाम बजट्स की प्रिपरेशन का इंचार्ज होता है, यानी वो खुद ये बताता है, हर बंदे को बुलाता है अपने पास, उनके साथ बजट्स डिस्कस करता है, उनके बजट्स पर कहता है कि क्या टारगेट अचीव कर सकते हो, ये उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। और इफ somebody is not able to achieve the target, then he will call him and find out the problems, whatever he is facing, and try to rectify the problems. ये बजट कमेटी का पूरा काम है। पढ़ते हैं to provide historical data to all departments heads to help them in estimating the future budgets। हम प्रोवाइड करते हैं हिस्टोरिक डाटा, पिछला डाटा सारा प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी का तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड्स को। पिछले साल हमने इतनी सेल की थी, पिछले साल हमने इतने नोट्स बनाए थे, ताकि उनको एक एस्टिमेट उनके सामने हो, क्या हम कितने क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज़ वी आर अचीविंग द टारगेट्स आल्सो। फिर टू इशू इंस्ट्रक्शन टू द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ एस्टिमेट। इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं कि आपने अपने अपने बजट्स बनाकर स्टेट को सबमिट करवा देने हैं। टू डिफाइन द जनरल पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट इन रिलेशन टू द बजट सिस्टम। बजट सिस्टम जनरल पॉलिसीज बताते हैं कि जनरल पॉलिसी हमारी ये है, बजट सिस्टम हमने बनाया है। उसके बाद जनरल पॉलिसी मतलब आम पॉलिसी, स्टेट को हम सबमिट करवाते हैं बजट्स को, ठीक है। 10% हम बजट अगर अचीव ना हो सके तो हम खुद इसको आपको अलाउ करते हैं कि 10% चेंज आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो ये जनरल पॉलिसी बजट के बारे में बताते हैं। टू रिसीव बजट एस्टिमेट फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर कंसिडरेशन एंड रिव्यू। बजट एस्टिमेट हम रिसीव करते हैं डिपार्टमेंट के हेड से। असल सेल्स मैनेजर अपना बना के देगा सेल्स बजट, प्रोडक्शन मैनेजर अपना बना के देगा प्रोडक्शन बजट, परचेज मैनेजर अपना बना के देगा परचेज बजट। फिर उसको कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, डिफिकल्टीज को डिस्कस करते हैं हेड्स के साथ और पॉसिबल रिव्यूज रिवाइज करते हैं बजट्स। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको बजट को रिवाइज भी कर सकते हैं, हम करते हैं। टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द बजट मैटर्स वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। प्रोडक्शन और परचेज डिपार्टमेंट के दिमाग अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो कहते हैं बना नहीं सकते, ठीक है ना। हम मतलब आपस मटेरियल नहीं अवेलेबल नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट ये कहता है, प्रोडक्शन कहता है हम बना सकते हैं, मेरे पास लेबर मौजूद है, अगर परचेज इतना कर लें तो उसके कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, बिठा के उनको टेबल टॉक करा के हम चलो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और लगा देते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मास्टर बजट आफ्टर फंक्शन बजट हैव बीन इम्प्रूव नहीं है, अप्रूव्ड है। जब फंक्शनल बजट्स बन जाते हैं सेल्स का, परचेज का, एक्सपेंसेस का, प्रोडक्शन का, तो फिर हम मास्टर बजट बनाते हैं। मास्टर बजट क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होता है? Prepare budget summaries to inform department heads of any revision made in the budgets, to coordinate all budgets, to analyze variance and recommend any corrective actions। बाकी वही है, coordinate करना budgets को आपस में, फिर क्या करना, coordinate करना budgets को आपस में, और फिर results, actual results से compare करना, और compare करना, और compare में जहां फर्क आएगा वहां क्या करेंगे हम, corrective action लेंगे उसको ठीक करने के लिए, ठीक है जी। इसके पीछे था बजट कमेटी, मैंने पढ़ा नहीं, ये देखें। In large concerns, generally the director and executive of the budget execution of the budget is delegated to a budget committee which reports directly to the top management। वो top management को directly बताती है। The financial controller is usually appointed to serve as the budget director. He is in charge of preparing budget manuals of instruction and accumulate the budget and actual figures for reporting। Accumulate करना होता है, इकट्ठा करना, तमाम budget
बनाकर जो लोग बनाते हैं उनको फिर इकट्ठा करता है वो कौन, फाइनेंशियल कंट्रोलर, जो कि बजट कमेटी का हेड होते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ द बजट कमेटी duly comprise of various heads of functional departments, sales manager, purchase manager, production manager, chief accountant, cash resources के लिए and so on. ठीक है जी, each member prepares his own budget, department budget, which is considered by the committee after for coordination. हर बंदा अपना बजट बना के आता है और फिर वापस उसको कोऑर्डिनेट हम करते हैं। ठीक है जी। फिर टाइप्स ऑफ बजट हैं, फिक्स्ड और स्टैटिक बजट है। या अगर आपने एक फिक्स बजट बनाना है फॉर ओनली वन लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसे फिक्स बजट कहते हैं। और एक दूसरा बजट कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल बजट, व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटीज। इसमें फर्क क्या है, जैसे कि हम कहते हैं कि हम बजट बनाने जा रहे हैं, हम अगले साल 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। हमने बजट बनाया 10,000 यूनिट्स को बनाने पर कितना खर्चा होगा, 10 यूनिट बनाने पर रॉ मटेरियल कितना खरीदेंगे, 10 यूनिट बनाने पर हमारा सेल्स कितनी होगी। ठीक है, ये फिक्स बजट है एक ही एक्टिविटी पर। लेकिन क्या जरूरी है कि हम 10,000 यूनिट बनाएं? क्या पता हम 11,000 यूनिट बना लें, क्या पता हम 10,000 की जगह 9,000 यूनिट बनाएं। इसका मतलब है आपको बजट वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी बनाने चाहिए। वेरियस लेवल एक्टिविटी का मतलब है 9,000 यूनिट बनाने पर कितना खर्चा होगा, 11,000 यूनिट बनाने पर खर्चा कितना होगा, 10,000 पर कितना खर्चा होगा। तो हम वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर बजट बनाने आपको चाहिए, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। क्योंकि आपका आउटपुट जो है, आपका एक्टिविटी लेवल जो है एक जैसा रहना जरूरी नहीं, वो चेंज भी तो हो सकता है। नहीं समझे बात, मटेरियल तो एक ही लग रहा है वैसे, लेकिन 10,000 यूनिट बनाएंगे तो खर्चा आएगा 10,000। तो अगर 9,000 बनाएंगे तो खर्चा तो आएगा 90,000, 1 लाख की जगह 90,000 हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ्लेक्सिबल बजटिंग बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप बजट बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, या कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। आप 10,000 के बजट को, 10,000 यूनिट्स के बजट को 12,000 के एक्चुअल बजट से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको 10,000 का बजट चाहिए, नहीं समझे बात की। आपने कहा कि हम 10,000 यूनिट बनाना चाहते हैं, उस पर इतना खर्चा आएगा और इतना इनकम जनरेट होगी, इतनी इनकम आमदनी होगी। एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए, 12,000, और बिके भी 12,000। तो क्या कंपेयर, इज इट कंपेरेबल? नो, इट्स नॉट कंपेरेबल। 10,000 यूनिट्स पर जो खर्चा आ रहा है उसको 10,000 यूनिट्स के बजट से कंपेयर कर सकते हैं ना। तो आपको 12,000 यूनिट्स का बजट एक और बनाना पड़ेगा। तो वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर हम बजट बनाते हैं। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ योर कोर्स। आगे कॉन्टिन्यूअस रोल ओवर एक्सटेंडेड बजट्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस बजट क्या होता है कि हमने एक साल का बजट बनाया और उसी साल को कंसीडर करते हुए रोल ओवर करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हमने पिछले साल जो है वो हमारे रॉ मटेरियल हमने परचेज किया था $10,000 का। हमने कहा अब हम यूनिट ज्यादा बनाना चाह रहे हैं 500, तो हम $11,000 कब परचेज करेंगे मटेरियल। ये क्या है, रोलिंग बजट है, क्योंकि पहले से इंप्रूवमेंट जा रहा है। रोल बजट मतलब है कि पिछले साल से कंपेयर करके, और एक होती है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग इज बजट व्हेन बजट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्क्रैच। हम पिछले साल के बजट कंपेयर नहीं करते, इस साल को देखते हैं कि इस साल हमारा मार्केट में डेटा क्या आ गया था, अवेलेबल क्या है मार्केट में। कोरोना आ गया था, तो बताओ कोरोना अगर आ जाए तो क्या कॉन्टिन्यूअस बजटिंग या रोल ओवर बजट चल सकती? नहीं चल सकती, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बजट तब होता है जब पिछले साल तक कोरोना था नहीं। इस साल अगर हम बजट बनाएंगे तो नए सिरे से बनाना चाहिए। इस साल की जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। समझ आई ना? तो ये था बजट के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल, मैंने आपको आज समझाया है। नेक्स्ट हम इससे आगे जो हम इसमें न्यूमेरिक्स बात करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकली करना होता है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन का आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी भी इसकी पेपर में आती है, नॉट टू दैट एक्सटेंट, इसी हद तक आती है। थैंक यू वेरी मच।